Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th of January 2019. तो 15 जनवरी 2019 का न्यूज एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वेस्ट एशियन सिटीज. इन सिटीज को देखिए एक बार. डेमस्कस, बीरत, जेरूसलेम, अम्मान. लेट मी रिपीट, डेमस्कस, बीरत, जेरूसलेम, अम्मान. नाउ यू हैव टू अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करना है. ऑप्शंस आर 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 2 4 1 या 2 3 1 4. Question number 2 is consider the following statements. Statement 1 is saying the Logistic Performance Index is a publication of World Bank. The Logistic Performance Index is the publication of World Bank. Statement 2 is saying in the LPI, India's ranking declined in 2018 when compared to its position in the previous edition of the report. Okay, तो ये कह रहा है कि इंडिया की रैंकिंग जो 2018 में थी वो डिक्लाइन कर गई है फ्रॉम इट्स प्रीवियस रैंकिंग. स्टेटमेंट 3 सेइंग इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अबाउट 10% ऑफ द जीडीपी. इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 10% जीडीपी की है. दिस इज स्टेटमेंट 3. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली या 1 and 3 ओनली. Question number 3 is the Men's Hockey World Cup 2018 is being hosted by. Men's Hockey World Cup 2018 इनमें से कौन होस्ट कर रहा था? ऑप्शंस आर पंजाब, कर्नाटका, असम, उड़ीसा. Question number 4 is Uru making is a centuries old tradition that was established since India began its maritime trade with Mesopotamia. Which state is the home to this tradition? जो उरू मेकिंग का ट्रेडिशन है वो कहाँ का होम ट्रेडिशन है आपको बताना है. ऑप्शंस आर गुजरात, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. लेट मी टेल यू अबाउट उरू मेकिंग वन थिंग, दैट उरू मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ बोट मेकिंग. बेसिकली ये जो ट्रेडिशन है ये बोट मेकिंग का ट्रेडिशन है या नाव बनाने का ट्रेडिशन है. ओके, तो उरू मेकिंग इज अ बोट मेकिंग ट्रेडिशन. अब आपको बताना है कि किस स्टेट का है. ऑप्शंस आर गुजरात, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज गूगल इट आउट एंड इनके बारे में पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट. ओके, now let's start with the news analysis part, friends. If you have the newspaper in either digital or physical format, you can open that with me. Front page अपन open करते हैं. पहली न्यूज वहीं पे है. The first news is regarding charge-sheet being filed in the sedition case against कन्हैया. तो कन्हैया कुमार, उमर खालिद, आप सब पता है, जेएनयू का केस सबको पता है. We will not be repeating that and that is not also important for us. What is important for us is to know the sedition एक्ट. ये सेडिशन आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू सेडिशन एंड ऑल. यू हैव टू रिमेंबर दैट सेक्शन 124A इज रिलेटेड टू सेडिशन. सिंपल थिंग अभी आपको याद जाननी है, 124A. सेडिशन पर डिस्कशन अपन आगे करेंगे क्योंकि एडिटोरियल्स में आज एक एडिटोरियल सेडिशन के ऊपर ही आया है. तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और इसका कैसे मिसयूज हो रहा है. तो वी विल बी टेलिंग ऑल दैट थिंग. बट अप टू नाउ आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 124A इज रिलेटेड टू सेडिशन. जस्ट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चार्जशीट क्या होती है? बेसिकली चार्जशीट इज फाइल्ड बाय द पुलिस. पुलिस हमेशा चार्जशीट फाइल करती है. मतलब व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट द पर्सन. क्या क्या चार्जेस हैं? फॉर एग्जांपल कन्हैया के केस में आपको दिख रहा होगा सेक्शन 124A सेडिशन. देन सेक्शन 323 भी है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट. 143 पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली. 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट. देन 120B है क्रिमिनल कंस्पिरेसी. सो दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट कन्हैया कुमार, उमर खालिद एंड ऑल. इसी को बोलते हैं चार्जशीट, जो कि कौन फाइल करता है? ये हमेशा पुलिस फाइल करती है. सो दीज आर द थिंग्स. एंड सेडिशन का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 124A ऑफ द आईपीसी, याद रखिएगा, इंडियन पीनल कोड की धारा 124A के तहत ये सेडिशन कहलाता है, देशद्रोह कहलाता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. Now 36 years on, देवदासी कस्टम स्टिल प्रेवेलेंट. तो देवदासी कस्टम है क्या, पहले तो अपन वो बात कर लेते हैं. देवदासी कस्टम बेसिकली ये है कि ऐसा बोला जाता था कि डीटीज को खुश करने के लिए, टेम्पल डीटीज को, जो देवी देवता हैं उनको खुश करने के लिए ऑफरिंग्स की जाएं. ऑफरिंग्स के तौर पे कुछ लोग यंग गर्ल्स को डेडिकेट कर देते थे फॉर द टेम्पल्स को डेडिकेट कर देते थे यंग गर्ल्स को. ओके, एज एन ऑफरिंग टू अपीज द गॉड. ओके, गॉड को खुश करने के लिए गर्ल्स, छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां, इन लोगों को ऑफर कर दिया जाता था. ओके, सो दिस वाज अ प्रैक्टिस विच वाज प्रेवलेंट एंड इट इज स्टिल प्रेवलेंट इवन आफ्टर 36 years ऑफ पासिंग ऑफ कर्नाटका देवदासीज प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट ऑफ 1982. तो कर्नाटका देवदासीज प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1982 पास किया गया था. ओके, 1982 में. लेकिन उसके 36 सालों बाद भी अभी भी कोई रूल्स इस तरह से नहीं बनाए गए हैं जो कि लॉ को एडमिनिस्टर कर सकें. देयरफॉर द प्रोसेस इज स्टिल प्रिवेलेंट इन कर्नाटका एंड नॉट ओनली जस्ट इन कर्नाटका, इट हैज स्प्रेड टू गोवा एज वेल. तो गोवा में भी ये आगे बढ़ गई है. तो इफ यू हैव सीन द मूवी 300, अगर आपने 300 मूवी देखी है तो उसमें जब लियोनाइडस जाता है
in order to ask for the permission to start a war against all the Persians and all. So what they asked that कि पहले ऑरेकल से पूछना पड़ेगा, मीन्स ऑरेकल वॉज द गॉड, ऑरेकल वॉज द डीटी, एंड उससे पूछने के लिए फर्स्ट अ गर्ल वॉज गिवन टू देम. ओके, तो प्रीस्ट को पहले एक लड़की देनी पड़ती है, एंड देन दे डू ऑल दैट जस्टिस एंड ऑल, एंड दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. ये देवदासी का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा इल इफेक्ट है वो ये है कि ये अपीज करने के लिए जो छोटी छोटी बच्चियां बेचारी जाती थी, दे वर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड. ओके, सो लिंक्स हैव बीन देयर एंड इट इज एन एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस ऐसे मिले हैं कि इट इज लिंक्ड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. ओके, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लीड करता है. बट एक जो इशू है वो ये है कि पॉक्सको, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स एक्ट है 2012 का, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है, दे हैव नॉट मेड एनी रेफरेंस टू इट एज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. उन्होंने देवदासी सिस्टम को कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं दिया है इन दोज एक्ट्स एज वेल. तो ये भी एक इशू है जिसको उठाया जा रहा है. एंड देवदासी सिस्टम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक्ट 1982 का याद रखेगा, और किस तरीके से ये लीड करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द इशूज विच आर रिलेटेड टू दिस देवदासी सिस्टम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में जो न्यूज है वो है कोअर्शन इज यूज्ड फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन. दिस इज एज पर अ सर्वे. एक सर्वे हुआ है रिसेंटली, एंड उसके अकॉर्डिंग कोअर्सिव मेथड्स आर यूज्ड फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन. अब ऐसा वो कहना कि जो टॉयलेट्स बने हैं गांवों में और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसमें सैनिटेशन मिनिस्ट्री ने बहुत सारे कोअर्शंस किए हैं विच इज एथिकली रॉन्ग. ओके, विच इज एथिकली रॉन्ग, ये ऐसा बोला जा रहा है. नाउ ये रिपोर्ट कौन निकाला, सबसे पहली बात तो वो देख लेते हैं. रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स, राइस इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स. तो राइस ने, RICE, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स ने ये रिपोर्ट निकाली है. एंड दे आर सेइंग दैट कोअर्शन यूज किया जा रहा है. कोअर्शन किस फॉर्म में यूज किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल थ्रेटन्ड विद फाइन्स, की आपको एक बार फाइन लगाई जाएगी. शेमिंग और विदहेल्ड बेनिफिट्स, शेमिंग की जाएगी, नेमिंग एंड शेमिंग. देन विदहेल्ड बेनिफिट्स, मतलब आपको ये बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, आपसे छीन लिए जाएंगे. सो दे आर बीइंग यूज्ड टू इनकरेज टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. दिस इज व्हाट दे से. नाउ मिनिस्ट्री ने बिल्कुल इग्नोर किया है, बिल्कुल खारिज किया है इन सब एलिगेशंस को. कहा है कि मिनिस्ट्री सेड दैट द रिपोर्ट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोअर्शन एंड अफर्मेटिव कम्युनिटी एक्शन. तो कोअर्शन में और अफर्मेटिव कम्युनिटी एक्शंस में डिफरेंस होता है. तो ये चीज सर्वे नहीं जानता. सर्वे उसको कोअर्शन बोल रहा है, बट दैट इज अफर्मेटिव कम्युनिटी एक्शन. तो मिनिस्ट्री का भी स्टैंड गलत नहीं है कि ठीक है, पहले टॉयलेट्स बनना ज़रूरी है. अब भले अब ये तो बोला ही जाएगा ना यार कि फाइन्स लगेंगे अगर आप ओपन डेफिकेशन करते हो, तो हमको बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हर चीज़ में लोगों को दिक्कत नहीं निकालनी चाहिए. ओके, हर समय सरकार गलत भी नहीं होती है. तो दिस इज व्हाट दे हैव सेड, कोअर्शन एंड अफर्मेटिव कम्युनिटी एक्शन में डिफरेंस होता है. दूसरी चीज जो मिनिस्ट्री का कहना है यह है कि सैंपल साइज डिस्प्यूट, कि आपने केवल 1500 से 1600 लोगों को जज किया, सर्वे किया, और उसके बेसिस पे आपने एक पूरा रिपोर्ट निकाला. दिस इज नॉट डन, बिकॉज हमने 5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं. तो कहाँ करोड़ और कहाँ हज़ार? आपने इतना छोटा सा सैंपल सर्वे लिया है, एंड देन यू आर सेइंग दैट दिस इज गोइंग ऑन इन पैन इंडिया लेवल. ओके, तो ये गलत है. तो देयरफॉर मिनिस्ट्री ने इग्नोर किया है, एंड ये सारी चीज़ें हैं. बट आपको एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट तो मिल ही जाएगा. अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप उसको तो डाल ही देना, कोअर्शन और राइस का नाम डाल देना, तो दैट विल बी करेक्ट थिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे के पेजेस मूव करते हैं. कोई और न्यूज़ आई है. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है दे आर कमिटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, इसीलिए दे हैव लॉन्च्ड महा एग्रीटेक. ओके, सो महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट कहाँ का प्रोजेक्ट है? महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है. नाउ अंडर दिस स्कीम और दिस प्रोजेक्ट, एरिया अंडर कल्टीवेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट एंड डिसीजेज ऑन क्रॉप्स विल बी मॉनिटर्ड डिजिटली. ओके, तो डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, एंड सैटेलाइट्स विल बी यूज्ड, ड्रोन टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड अंडर दिस महा एग्रीटेक स्कीम. महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए का प्रोजेक्ट है. एंड जो एरिया कल्टीवेशन में है, सोइंग से हार्वेस्टिंग तक, उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, क्लाइमेट पे, डिसीजेस पे, एंड ऑल दैट थिंग्स विल बी डिजिटली मॉनिटर्ड. डिजिटली उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा बाय यूजिंग सैटेलाइट्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज. ओके, नियरली 1.5 करोड़ फार्मर्स विल बी ब्रॉट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर दिस प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया जाएगा. एंड दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय महाराष्ट्र रिमोट एप्लीकेशन सेंटर, MRSAC, एंड इसरो और महाराष्ट्र रिमोट एप्लीकेशन सेंटर ने इसको सपोर्ट दिया है, इस प्रोग्राम को. महा एग्रीटेक नाम याद रखेगा, और बाकी सर्विलेंस किया जाएगा थ्रू ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे के पेजेस में मूव करते हैं, क्या न्यूज आई है। सो स्पिरिचुअल सर्किट प्लान टू लिंक 133 प्लेसेस इन केरला। ओके, स्पिरिचुअल सर्किट, ये सर्किट्स जो है बेसिकली ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, याद रखिएगा, इट्स अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब लेट मी शो यू समथिंग, आई हैव टेकन दिस अगेन, तो मैंने ये अलग से सेव किया था। तो बेसिकली थीम बेस्ड सर्किट्स हैं, कुछ थीम्स सेलेक्ट किए गए हैं, उनके बेसिस पे टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, व्हाट आर द थीम्स? सो आपको यहाँ पे सर्किट्स दिख रहे होंगे, बुद्धिस्ट सर्किट, देन कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, देन हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ट्राइबल सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। तो दीज आर द सर्किट्स, थीम बेस्ड सर्किट्स, कुछ प्रॉपर थीम है। और यहाँ पे आपको बीच में स्पिरिचुअल सर्किट दिख रहा होगा थर्ड लाइन में। ओके, स्पिरिचुअल सर्किट, उसके अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं। तो रामायणा, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, इको, डेजर्ट, कोस्टल एंड बुद्धिस्ट, दीज आर द सर्किट्स। ये मैंने शो कर दिया आपको कि आई थॉट की ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत ये सारे ये लिए गए हैं, याद रखिएगा सर्किट्स, और उनके अंतर्गत ये जो इट इज़ टू लिंक 133 प्लेसेस इन केरला, स्पिरिचुअल सर्किट प्लान, तो ये सब उसी के अंतर्गत आता है, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर, तो याद रखिएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। कॉक फाइट्स गो अनचेक्ड इन आंध्र प्रदेश। तो जैसे कल मैंने आपको कंबाला रेस के बारे में बताया था, कंबाला रेस इज इन कर्नाटका। इसके अलावा जलीकट्टू मैंने आपको बताया था, जलीकट्टू कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। उसी तरीके से कॉक फाइट्स होती हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होती हैं कॉक फाइट्स, दे आर रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। ये स्टेट का नाम जरूर याद रखेगा, पूछ सकता है, मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम्स, आगे के पेजेस मूव करते हैं। भीमा कोरेगांव केस। ना भीमा कोरेगांव केस के बारे में हमको नहीं जानना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में हमको नहीं जानना है। भीमा कोरेगांव बहुत बार आ चुका है, मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ। लेट मी रिपीट इट टू यू वंस अगेन। एक्चुअली 1 जनवरी 2018 में वायलेंस हुआ था भीमा कोरेगांव में। क्यों हुआ था? दलित्स वहां पे इकट्ठा हुए थे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 200 ईयर्स ऑफ देयर विक्ट्री। 200 ईयर्स ऑफ देयर विक्ट्री मतलब 1818 में कुछ हुआ होगा। तो 1818 में क्या हुआ था? बेसिकली भीमा कोरेगांव बैटल हुआ था, जहां पे ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी दलित्स ने इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द मराठाज एंड पिंडारीज। ओके, मराठाज एंड पिंडारीज के अगेंस्ट वो लड़े थे। ओके, एंड ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था बेसिकली, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817-18 में के आसपास लड़ा गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोशिश की थी फॉर द लास्ट टाइम टू गेन हिज पावर एज अ पेशवा, टू रीगेन हिज पावर, क्योंकि उसके पहले वो अंदर आ चुका था, उनकी प्रोटेक्शन में आ गया था, बट देन ही ट्राइड टू डिस्टॉर्ट द ब्रिटिश पावर यूजिंग द पिंडारीज एंड ऑल। ओके, तो भीमा कोरेगांव का बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1818 में हुआ था। तो 2018 में क्या हुआ कि बेसिकली दलित्स वो इकट्ठा हुए इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दैट, बट मराठास दे डिड सम वायलेंट एक्टिविटीज देयर। उन्होंने जो उस चीज़ को खुश नहीं थे उस चीज़ से कि आपने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ना, तो देयर वर सम वायलेंट एक्टिविटीज, एक आदमी की मौत भी हुई थी उसमें। तो वो है केस भीमा कोरेगांव का। बट याद रखेगा, अपने को बैटल से मतलब है, याद रखेगा दिस इज 1818 वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पिंडारीज थे वहाँ पे, एंड पेशवा बाजीराव द्वितीय। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम। ओके, देन मिलियंस फ्लॉक टू सागर आइलैंड इन बंगाल फॉर मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर आइलैंड है बेसिकली, गंगा सागर आइलैंड, वहां पर ये मेला लगता है। ओके, गंगा सागर आइलैंड में ये मेला लगता है, जिसका गंगा सागर मेला नाम है। ओके, गंगा सागर मेला नाम है। तो यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। डिवोटीज वर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द गंगा सागर आइलैंड, जो कि नियर कलकत्ता है। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है बेसिकली गंगा का विद द बे ऑफ बंगाल। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ गंगा विद बे ऑफ बंगाल। ओके, तो मकर संक्रांति में इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, कलकत्ता के पास है, गंगा सागर मेला लगता है, गंगा सागर आइलैंड है, वेस्ट बंगाल के पास है, कॉन्फ्लुएंस होता है वेस्ट बे ऑफ बंगाल का और गंगा का। दैट इज इंपॉर्टेंट। माघ बिहू मैंने पहले ही बता दिया, असम का फेस्टिवल है। ओके, पोंगल, ओनम, ये सब आप बताइएगा कि ओनम कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, ये सारे आप बताइए मुझे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। नाउ हेल्पिंग बिल्ड अर्बन हाउसेस फास्टर एंड चीपर। नाउ अब ये है क्या कि जो घर बन रहे हैं, अर्बन घर बन रहे हैं, नाउ देयर इज अ स्कीम गोइंग ऑन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल का एक कंपोनेंट है। ओके, हाउसिंग फॉर ऑल का ही कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट जो पेस थी घर बनने की वो बहुत स्लो थी।
नाउ द व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि कुछ ऐसे सोल्यूशंस निकाले जाएं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जाएं कि जो घर बनने की स्पीड है वो ज़्यादा तेज हो जाए और जो कॉस्ट लग रही है घर बनने में वो थोड़ा कम हो जाए। तो कॉस्ट कटिंग का बेसिकली और स्पीड का इंक्रीज करने का, ये दोनों चीज़ों को प्लान करने के लिए एक टेक इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज स्टार्ट किया गया इन ऑर्डर टू डिवाइस न्यू टेक्नोलॉजीज विच कैन मेक द हाउसेस चीपर, फास्टर एंड बेटर। ओके, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज का यूज करके घरों को चीपर, फास्टर और बेटर बनाना है। तो दीज आर द होम सोल्यूशंस विच द गवर्नमेंट वांट, देयरफॉर दे आर स्टार्टिंग दिस ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ओके, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें 6 विनर डिसाइड किए जाएंगे। 6 विनर्स विल डिजाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ 1000 हाउसेज हाउसिंग यूनिट्स ईच। ओके, तो 6000 घरों के लिए है स्टार्टिंग में ये। ओके, तो 6000 होम्स के लिए 6 विनर्स को लिया जाएगा और 1000 घर वो बनाएंगे। ओके, and the center and state each will provide assistance of rupees 1.5 lakh 1.5 lakh का assistance center and state दोनों provide करेंगे। ओके, incubation facilities will be provided to them, incubation facilities provide की जाएंगी। बट अभी याद रखिएगा कि जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है वो क्या है, मैंने बता दिया कि नई टेक्नोलॉजीज, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज डिवाइस करनी है विच कैन हेल्प टू बिल्ड फास्टर एंड चीपर हाउसेज। ओके, सो दिस इज व्हाट द न्यूज आइटम इज। Now let's move to the next page and that is the editorial section। अब आज ट्यूसडे है तो बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो पहला एडिटोरियल जो है वो है सेडिशन से रिलेटेड, अब्यूज ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 124A का किस तरह से मिसयूज होता है आईपीसी के, ये है सेडिशन से रिलेटेड ना। बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेडिशन चार्ज लगा दिया है ऑन द असमीज स्कॉलर हिरेन गोसाई। ओके, तो हिरेन गोसाई के ऊपर असमीज गवर्नमेंट ने सेडिशन का चार्ज लगा दिया बिकॉज ही सेड समथिंग अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ कहा, इसके बाद उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। ना ऑथर सेज दैट दिस इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर प्राइमा फेसी एक ऐसा केस है जो कि दिखा रहा है किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। वो इंटेलेक्चुअल गैदरिंग थी, वहां पे केवल उन्होंने इतना किया कि अगर आप इस तरह के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करते हैं देन देयर माइट बी अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। ओके, तो केवल इतना बोलने के कारण उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिए गए। सो इज दिस करेक्ट, इज दिस प्रॉपर वे ऑफ अप्लाइंग सेडिशन? ये है देशद्रोह। ओके, नाउ एडिटोरियल ने कहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरह के छोटे मोटे क्रिटिसिज्म को या थोड़ा सा भी डिसेंट अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दे रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, पुणे के कुछ स्कॉलर्स का ऊपर केस देख लीजिए, चाहे वो ये केस ले लीजिए। तो डिसेंट को और इस तरह के क्रिटिसिज्म को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही गवर्नमेंट और सीधे उन्होंने सेडिशन चार्ज लगा देना शुरू कर दिया। बट कोर्ट्स ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर, हाई कोर्ट्स हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट जब तक एक्चुअल इंसाइटमेंट टू टेक आर्म्स नहीं होता है, जब तक एक्चुअल वायलेंस के लिए इंसाइट ना किया जाए, जब तक एक्चुअल आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात ना करो, तब तक उसको सेडिशन नहीं मानना है। दिस इज व्हाट द कोर्ट्स हैव रिपीटेडली सेड। बट देन ऑल्सो प्रॉपर पुलिसिंग नहीं की जाती, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है एंड दैट इज द रीजन वाई दिस ये चीज़ें होती हैं कि सेडिशन और इस तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं छोटे मोटे केसेस में भी। ऑथर ने लॉ कमीशन को भी कोट किया एंड दे हैव सेड दैट लॉ कमीशन हैज कंसिस्टेंटली सेड दैट देयर शुड बी अ रिकंसिडरेशन ऑफ सेडिशन सेक्शन। तो जो सेडिशन का सेक्शन है उसके ऊपर रिकंसिडरेशन करना चाहिए। दिस इज व्हाट लॉ कमीशन हैज रिपीटेडली सेड। लॉ कमीशन ने बार बार ये चीज कही है। ओके, एंड एडिटोरियल सजेस्ट टू कंप्लीटली स्क्रैप सेक्शन 124A। तो जो सेक्शन 124 है जो रिलेटेड है आपके सेक्शन 124A है, बेसिकली वहां 124 लिखा हुआ है बार बार, लेकिन 124A है, याद रखेगा। तो सेक्शन 124A को कंप्लीटली स्क्रैप करने की बात कर रहा है ऑथर। दे आर सेइंग दैट इट शुड बी कंप्लीटली स्क्रैप्ड एंड इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ड्रैकोनियन कॉलोनियल लॉ है। इट्स बेसिकली अ कॉलोनियल लॉ। ये कॉलोनियल लॉ है। जब ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने नेशनल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों के अगेंस्ट ये सेडिशन चार्ज लगा हुआ है। सो आप उस ड्रैकोनियन कॉलोनियल लॉ को क्यों आगे एक्सटेंड कर रहे हो? दिस इज व्हाट लॉ कमीशन हैव रिपीटेडली सेड एंड वही चीज़ है कि इसको स्क्रैप करने की डिमांड बार बार होती है। जो लीड आर्टिकल है बेसिकली आज वो अपन इग्नोर करेंगे, ये लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर है, कांग्रेस बीजेपी ये सारी चीज़ें अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट देयर आर मोर एडिटोरियल्स विच आर टू बी डिस्कस टुडे। हाफ डन, basically this is related to manage the plastic waste in India. This editorial is on how to manage plastic waste in India. Let me tell you the background for this.
बैकग्राउंड इसका ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो 5 जून में मीटिंग हुई थी उसका थीम भी बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन था. वी हैव टेकन रिजॉल्व टू बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में एलिमिनेट करना है हमको सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022 तक हमको उसको एलिमिनेट करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को. नाउ व्हाट आर द प्रोग्रेस मेड सो फार, अभी तक हमने क्या प्रोग्रेस की है. सो 22 स्टेट्स एंड यूटीज हैव अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स सच एज कैरी बैग्स, कप प्लेट्स, कटलरी, स्ट्रॉज एक्सेट्रा. ओके, तो 22 स्टेट्स एंड यूटीज हैव अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक सच एज कैरी बैग्स, कप प्लेट्स, कटलरी, स्ट्रॉज एक्सेट्रा. ये भी बोला जा रहा है ऑथर द्वारा जहां पर भी बैन इस तरीके का इंप्लीमेंट किया गया इफेक्टिवली वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं. फॉर एग्जांपल बेंगलुरु वेस्ट कलेक्टिव जो है, पहले वो लगभग 2 टन होता था पर डे. It was nearly 2 tons per day and now it has moved to less than 100 kg. तो 100 किलो से भी कम हो गया है, पहले 2 टन था. ओके, तो ये चेंजेस आते हैं अगर आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, इस तरह के बैन इंप्लीमेंट करो प्रॉपर. तो चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट चैलेंज इज दैट वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू ग्रोसरीज टू कॉस्मेटिक्स टू गुड्स डिलीवर्ड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव रिमेन्ड अनएड्रेस्ड. तो जो ग्रोसरी शॉप्स, कॉस्मेटिक्स और ये सारी चीज़ों के समय जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है, वो अनएड्रेस्ड है, उसको कुछ नहीं किया गया है. जैसे ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो वो कितना सारा उसमें प्लास्टिक और ये सारे ऊपर कवर ओवर लगा के आते हैं, पॉलीथीन कवर लगा के आते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं. देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मेक इट क्लियर दैट प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स मस्ट अडॉप्ट अ कलेक्टिव बैक सिस्टम फॉर द प्लास्टिक दे इंड्यूस इन द एनवायरमेंट. बट ये सारे इन्फोर्स नहीं हुए. तो देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 तो वो हैं जो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स को, ओनर्स को, इंपोर्टर्स को, इन सब को मैनेज करना है अपना खुद का वेस्ट जो प्लास्टिक को जनरेट करते हैं. बट ऐसे कोई रूल्स इन्फोर्स नहीं किए जाने. जब इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं रहेगा तो ये सारे वैल्यू के नहीं रह जाएंगे. देन वो वेस्ट जनरेटेड बाय द एफएमसीजी इंडस्ट्री. अब एफएमसीजी इंडस्ट्री क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे जो चीप आर्टिकल्स होते हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स और ये सारी चीज़ें, जैसे बिस्किट्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे आते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड ऑल के अंदर. तो इनका जो वेस्ट जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा है. Then fourth challenge is that state and local governments they are unwilling to upgrade their waste management system. जो states and local governments हैं वो अपना अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, या फंड्स ना होने की वजह से वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे. सो दीज आर द इशूज विच आर देयर. ऑथर का ये कहना है कि प्लास्टिक वेस्ट को अगर मैनेज करना है तो कॉम्पिटेंट म्यूनिसिपैलिटीज होनी चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज को अपना रोल और अच्छे से प्ले करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को भी और ज़्यादा इंपोज करने पड़ेंगे बैन्स और इफेक्टिवली इंपोज करना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन सेड बाय द आर्टिकल. और थर्ड आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल, इसको डिस्कस करेंगे, साइंस एंड रीजन. नाउ 106th इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी जो कि जलंधर पंजाब में हुई थी. उसमें कुछ अनसाइंटिफिक क्लेम्स किए गए थे, उसके ऊपर ये आर्टिकल है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से वेस्ट साइंस और ईस्ट साइंस का कोई डिफरेंस नहीं है. दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड. तो फर्स्ट थिंग उन्होंने बोली कि अभी जैसे रिसेंटली जो 106th साइंस कांग्रेस हुई थी उनमें कहा गया कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज और जो उड़ने वाले एयरक्राफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें ये एंशियंट इंडिया, एंशियंट श्रीलंका में भी थे. मतलब कि जैसे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पुष्पक विमान, जो जहाँ से रावण और राम के विमान थे, उनसे कंपेयर किया गया है. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस है कि हमारे एंशियंट टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजीज थी. अब ऑथर का ये कहना है कि व्हाई यू वांट टू गो दैट फार बिहाइंड इन योर हिस्ट्री. आप इतना पुराना जाके आप अपने क्लेम क्यों करते हो? आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो ऑथर ने इसके कुछ चीज बताई. ऑथर ने बोला कि दिस इज इमर्जिंग आउट ऑफ द डीप रूटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. बेसिकली हमारे अंदर एक डीप रूटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. कहीं ना कहीं हमको पता है कि आज हम साइंस में पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट. इस कारण से हम क्या कर रहे हैं? वी आर फीलिंग इन्फीरियर. और जब भी हम इन्फीरियर फील करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस तरह के क्लेम्स करना शुरू कर देंगे कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ पहले 6000 साल पहले ऐसा था, 10,000 साल पहले हमारे यहाँ ऐसा था. तो वाई वी आर मेकिंग सच क्लेम्स? द फर्स्ट रीजन फॉर दैट इज द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमको पता है कि कहीं ना कहीं हमने अभी प्रेजेंट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं किया. जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो दूसरी जगह से ही आ रहा है. सो फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग दैट कि हमने 10,000 साल पहले ऐसा किया था. सो ऑथर इज सेइंग दैट देयर इज नो नीड ऑफ दैट थिंग, कि आपको आगे मैं और डिस्कस करूंगा कि ऑथर का ये कहना है कि हमको इस तरह से इन्फीरियोरिटी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है कोई एक प्रॉपर कंट्री नहीं कर रही है. इसके पीछे बहुत लोग का दिमाग लगता है, बहुत लोग का ब्रेन लगता है और बहुत लोग की एफर्ट्स और हेल्प लगती है. सो इट इज़ नॉट जस्ट वन कंट्री दैट इज डूइंग ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो हमको इस तरह से इन्फीरियोरिटी फील करने की जरूरत ही नहीं है.
दूसरा जो ऑथर ने रीजन दिया वो ये दिया है कि इंडियंस ये बताना चाहते हैं कि आवर ट्रेडिशंस वर नॉट डिवॉइड ऑफ रेशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ओके, एंड हम मॉडर्न साइंस से कहीं पीछे नहीं थे। तो ऑथर का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे जो 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले के जो लोग थे वो भी रेशनल थे और वो भी कहीं ना कहीं साइंस को फॉलो करते थे। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, ओके। इसीलिए भले आज हम कितनी भी रेशनैलिटी फैला ले, लेकिन हम यही कहते हैं कि 10,000 साल पहले भाई हम बहुत रेशनल थे। इसीलिए आज हम बोलते हैं कि हड़प्पन्स के टाइम में हम बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करते थे। आज बिल्कुल प्लानिंग जीरो है, लेकिन हम क्लेम क्या करेंगे, अरे भाई रह तुम आज रहे हो, आज तुम प्रेजेंट में सर्वाइव कर रहे हो, कंडीशंस तुम्हें आज की फेस करनी है, और तुम कह रहे हो कि प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी हड़प्पा में। तो प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी तो आप उसको पढ़ सकते हो ना, उसको बस पढ़ सकते हो, बट आपको फेस क्या करना है, फेस तो आपको आज की प्लानिंग फेस करनी है। तो वाई नॉट डू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और उसको इस तरह से हम पास्ट से ना रिलेट करें और बार बार वही चीज़ें हार्प ना करें। इनफैक्ट उस पूरी एनर्जी को हम आज और अच्छा बनाने में लगा दें। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ऑथर का ये भी कहना है कि वेस्टर्न साइंस और जो ईस्टर्न साइंस है, इस तरह के जो डिफरेंसेस है वो बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वेस्टर्न साइंस अलग है या ईस्टर्न साइंस अलग है, एंड वी शुड गेट रिड ऑफ दिस लेबलिंग, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सिर्फ वेस्टर्न साइंस हो, उसमें भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ होगी जो कि ईस्टर्न से रिलेटेड होगी। तो देयर इज नथिंग लाइक वेस्टर्न साइंस एंड ईस्टर्न साइंस। साइंस हैज़ नेवर डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। साइंस कभी भी बाउंड्रीज के अंदर डेवलप नहीं होता है। यही चीज़ें, मतलब कि साइंस का कोई धर्म नहीं होता, साइंस की कोई जात नहीं होती, साइंस किसी एक कंट्री की बपौती नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सेड बाय द ऑथर। एंड चाहे हम ग्रीक्स को ले लें, चाहे वेस्ट एशियन सिविलाइजेशंस को ले लें, और कुछ भी हम ले लें, तो बहुत सारा डेवलपमेंट है जो अरब वर्ल्ड में हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट है जो इंडिया में भी हुआ। ऐसा नहीं कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए हमको इन्फीरियरिटी फील करने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐसे अनफाउंडेड क्लेम्स को करने की जरूरत नहीं है कि पुष्पक विमान एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ माइथोलॉजी, एंड इन माइथोलॉजिकल चीज़ों का जो पार्ट है उन सब का हमको जिक्र नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द साइंटिफिक टेम्पर विच वी शुड हैव, ओके। एंड स्पेशली जब आप इंडियन साइंस कांग्रेस में बैठे हैं, जहाँ पे नोबल लॉरियट्स एंड ऑल आते हैं, वहां पर अगर हम ये बोलने लगेंगे कि संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी पहाड़ उठा के, तो ऑल दिस थिंग्स, देखो ये सारी बातें बहुत अच्छी बातें हैं, ये सब हमको जानना जरूरी है, बट इनको एक साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने पेश करना ये गलत हो जाता है। आप अपनी इमेज बिल्कुल वहां पे खराब कर देते हो जब आप ये सारी चीजें बोलना शुरू कर देते हो। तो ओके, सो दिस इज व्हाट वी शुड इग्नोर, वी शुड ट्राई टू रिमेन अलूफ ऑफ, ओके। व्हाट आर द सजेशंस अदर देन दीज आर ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट, कि जब तक हम इस ऑब्सेशन से फ्री नहीं करेंगे खुद को, टिल द टाइम वी आर नॉट फ्रीइंग आवरसेल्फ फ्रॉम दिस ऑब्सेशन ऑफ लेवलिंग साइंस दैट इट इज वेस्टर्न साइंस, इट इज ईस्टर्न साइंस, टिल दैट टाइम वी कैन नॉट हैव अ प्रॉपर डेवलप्ड, प्रॉपर प्रैक्टिस्ड एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ साइंस, वी कैन नॉट अचीव दैट, ओके। तो हमको इस लेबलिंग से बाहर आना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज नहीं होती है, और हमको जो ये इन्फीरियरिटी है उससे बाहर आना पड़ेगा कि हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया क्या नहीं। वो पूरी एनर्जी हमको अभी लगानी चाहिए ताकि हम और बेहतर बना सके। अगर हड़प्पा में प्लानिंग अच्छी थी तो व्हाई नॉट यूज दैट मेथोडोलॉजीज इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज तो उसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं। Where the rich got their way. Now this is an article related to how COP24 held in Katowice, Poland. इसने किस तरीके से रिच कंट्रीज के फेवर में सारे डिसीजंस लिए। तो आप सबको पता है कि COP24 हुआ कैटोविस पोलैंड में, जहां पे रूल बुक बनाई गई। अब रूल बुक में ऑथर ये कह रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो कि रिच कंट्रीज की तरफ पॉइंट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज दैट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो पहले ग्लोबल नॉर्थ था और ग्लोबल साउथ का डिफरेंशिएशन था, उसको रोल बैक कर लिया गया है। दैट मीन्स नाउ यूएसए एंड मालदीव्स विल बी एडजस्ट ऑन सेम पैरामीटर्स। मतलब अब मालदीव्स को अब बिल्कुल यूएस के बराबर ही कंपेयर किया जाएगा इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो ये बिल्कुल गलत है। कहाँ मालदीव्स और कहाँ यूएसए। यूएसए कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, मालदीव्स कितना पीछे अभी भी यूएसए से। सो दीज आर द थिंग्स दैट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को बिल्कुल रोल बैक कर दिया गया है COP24 में, एंड मालदीव्स को बिल्कुल बराबर रख दिया गया है यूएसए से। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसा सब कंट्रीज के साथ हुआ है। सेकेंड thing is that despite the need to move away from fossil fuels, जो countries like USA, Australia, they have continued to invest in fossil fuels. वो continuously fossil fuels पे ही invest करते जा रहे हैं। फिर developed countries जो है उन्होंने stall कर दिया the adoption of special report of IPCC, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो स्पेशल रिपोर्ट थी उसको अडॉप्ट करने से रोक दिया इन कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने COP24 में। तो ये भी एक दिखाता है कि किस तरीके से COP24 पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में गया। एंड
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया। ओके, कोई डिसीजन नहीं लिया गया क्लाइमेट फाइनेंसिंग बारे में। जो आप बोले थे कि $100 बिलियन हम देंगे 2020 से, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, किस तरीके से आएगा, कहाँ से आएगा। तो ये दीज आर द इशूज विच आर स्टिल देयर। फिर अभी भी इंडिया जैसी कंट्रीज ने कुछ ट्राई तो किया कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, बट वो सारी प्रोसेस स्टॉल कर गई, हम डेवलप्ड कंट्रीज को पार नहीं कर पाए। ओके, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। देन ऑथर का ये कहना है कि रूल बुक दैट वाज अडॉप्टेड इन COP24 signals a global climate regime that benefits and protect the interests of rich and developed countries। तो ऑथर का ये कहना है कि जो COP24 में हुआ, जो रूल बुक प्रिपेयर हुई, वो बिल्कुल तरीके से ये दिखाती है कि कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज के फेवर में गई हैं, एंड इट हैज़ लेफ्ट द क्लाइमेटिक फेट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड इन बैलेंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि डिपेंडेंट है डेवलप्ड कंट्रीज में फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि डिपेंडेंट है डेवलप्ड कंट्रीज में फॉर फंड्स, फॉर फाइनेंसेस, उनका जो उनका भविष्य है वो अधर में लटक रहा है। बेसिकली दैट इज हैंगिंग ऑन अ बैलेंस। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड बाय द ऑथर। तो आप देख रहे हैं ट्यूसडे को बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, सारे डिस्कस करते हैं हम, लेकिन बहुत सारे आते हैं। दीज आर वेरी गुड आर्टिकल्स एज वेल, तो इनको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस आर्टिकल इज ऑन स्टूडेंट सुसाइड्स। जो स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं, बेसिकली 49 स्टूडेंट्स इन नवोदय विद्यालय 5 साल में। देन कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं इस तरह के सुसाइड्स के। सो बेसिकली दीज केसेस आते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर सुसाइड? फर्स्ट इज फियर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम, देन कॉन्स्टेंट फ्लैग फ्रॉम टीचर्स, bullying from peers, parental pressure, loss of sense of a decent future. These are the reasons for suicide. Okay, repeat कर देता हूँ। fear of failing exam, constant flack from teachers, bullying from peers, जो साथ के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा bullying कर देते हैं कभी कभी, then parental pressure, कभी कभी दबाव में आके, प्रेशर ग्रुप में आके कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पेरेंट्स कभी कभी गलती रहती है। then loss of sense of a decent future, कभी कभी लगता है कि क्या कर सकते हैं हम, ओके, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। And who should be blamed for this? The first is the education ecosystem। जो हमारा एजुकेशनल इकोसिस्टम है, जितना प्रेशराइज कर देता है बच्चों को, पास होने में इतने ज़्यादा, और 90% लाओ, 95% लाओ, इतना ज़्यादा जो कट थ्रोट जो इस तरह से कंपटीशन है इस समय एजुकेशन सिस्टम में, इकोसिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ अभी भी जो हमारे इंडिया में सिस्टम है, बेसिकली वो तो रट्टा मारने वाला प्रोसेस है। अभी भी जो रट्टा मार रहा है, रट रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जिसके पास प्रैक्टिकल बुद्धि है, जिसके पास दिमाग है, जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकता है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। ओके, so these are the things which are still going on in India. Then second is the lack of job opportunities। तो जॉब इतने कम है कि आप कितनी बार भी कंपटीशन फेस कर लो, आपका नहीं निकल रहा है। प्लस गवर्नमेंट 100% सीट्स रिजर्व करने के मूड में आ गई है। ओके, तो फिर बच्चे और क्या करेंगे? या तो बच्चे ISIS ज्वाइन करें, या इस तरह की चीज़ें ज्वाइन कर लें, या फिर वो खुद को ही ख़त्म कर लें। तो दीज आर द थिंग्स विच अराइज बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जब कम रहती है तो ये सारी चीज़ें ही होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को प्रयास करते रहना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बढ़ें और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं। सजेशंस क्या दिए गए हैं? गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन द रीजंस बिहाइंड दी सुसाइड। पहले तो गवर्नमेंट को एक स्टडी करनी चाहिए कि क्या रीजंस हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। देन करिकुलम, जो स्कूल करिकुलम है, उसको उसकी डिजाइनिंग चेंज करनी चाहिए। उसमें मेडिटेशन और मेंटल एक्सरसाइजेस का इंक्लूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप थोड़ा काम कर लेते हो अपनी बॉडी को, काम कैन कंपोज ज़्यादा हो जाते हैं आप, तो मेडिटेशन, मेंटल एक्सरसाइजेस की जरूरत है। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स शुड बी क्रिएटेड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स को क्रिएट करना चाहिए। वहां पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर लगाना चाहिए, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो इस तरह से बुलिंग होती है उसके अगेंस्ट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर। तो इसके साथ हमने आज के पूरे 6 एडिटोरियल्स निपटा दिए हैं, खत्म कर दिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। Now Rao's appointment is illegal. This is what NGO has said. उन्होंने एक PIL किया, आई थिंक, ओके, शायद पिटीशन किया है। यस, देयर इज अ पिटीशन फॉर दैट। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, जब भी CBI का डायरेक्टर अपॉइंट होता है, दैट इज डन थ्रू अ कमिटी। एक कमिटी बनाई जाती है, हाई पावर्ड कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एंड चीफ जस्टिस या फिर उसका कोई नॉमिनी होता है। सो बेसिकली M नागेश्वर राव जो इंटरिम डायरेक्टर बनाए गए थे, उनके केस में ऐसी कोई कमिटी नहीं बनाई गई और कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। देयरफॉर दे आर सेइंग इज दैट, देयरफॉर व्हाट दे आर सेइंग इज दैट, जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अब ये जो बेसिकली ये प्रोसेस है, ये DSPE एक्ट, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है,
एंड इसको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से अमेंड किया गया था। उसमें ये बोला गया है इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर बाय अ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी। हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी, ये किसमें बोला गया है? डीएसपीई एक्ट, जो कि अमेंड किया गया था बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो ये याद रखेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मिस्टर एम नागेश्वर राव को जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। ओके, राजनाथ लाइकली टू मीट नॉर्थ ईस्ट सीएम्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि इस समय असम अकॉर्ड को लेके कितना ज़्यादा इशू चल रहा है असम में। असम अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1985 में साइन हुआ था, याद रखिएगा 1985 में। उसमें जो कट ऑफ डेट है वो है इलीगल माइग्रेशन की मार्च 24, 1971। ओके, याद रखिएगा मार्च 24, 1971। लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें जो कट ऑफ डेट दी गई है इन 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करने की, वो है 31 दिसंबर 2014। तो एक एक्ट आपका बोल रहा है, एक एनआरसी बोल रहा है कि आपका 1971 के बाद सब लोग इलीगल माइग्रेंट हैं, और दूसरा एक्ट आपका बोल रहा है कि 2014 31 दिसंबर के पहले के सब लोग अच्छे हैं, सब लोग सही हैं। ओके, 6 जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं 6। तो ये जो चीज़ें दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं असम अकॉर्ड और उसका क्लॉज 6 आप सबको मैंने कई बार बता दिया है अभी, आई होप आपको आ गया होगा। क्लॉज 6 असम अकॉर्ड का क्या है कि गवर्नमेंट हर वो कदम उठाएगी जो कि कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगा, कल्चरल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करेगा असम के। ओके, गवर्नमेंट विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप whether it's legislative, constitutional or executive step in order to protect, preserve and conserve the cultural tradition of Assamese people. This is what clause 6 of Assam Accord is saying. Assam Accord sign कब हुआ था? Assam Accord sign हुआ था आपका 1985 में. So these are the important facts which you need to understand. Then Chakma and Hajong communities in a spot. Now what is happening is that Mizoram और अरुणाचल प्रदेश में भी ये सारे काफ़ी ज़्यादा चलने लगे हैं, अब प्रोटेस्ट चलने लगा है बिकॉज ऑफ द बिल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट चकमाज और हजोंग जो हैं दे आर माइग्रेंट्स, दे आर रिफ्यूजीज बेसिकली, ये बाहर से आए थे। एंड चकमाज बेसिकली चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो बांग्लादेश में है वहाँ से आए थे 1960s के टाइम में, जब वहाँ पे कप्ताई डैम बनाया जा रहा था। तो लेट मी टेल यू द हिस्ट्री अबाउट चकमाज। चकमाज केम फ्रॉम चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स विच आर इन बांग्लादेश एंड दे वर डिस्प्लेस्ड बाय द कप्ताई डैम। कप्ताई डैम वहां बन रहा था 1960s में, एंड कर्णफुली रिवर है, देयर इज अ कर्णफुली रिवर देयर, वहां पे ये डैम बन रहा था कप्ताई डैम 1960s में। उसके बाद यहां पर आए थे। ओके, एंड जो हजोंग्स हैं दे केम आफ्टर फेसिंग एलिज्ड रिलीजियस परसिक्यूशन। ओके, तो हजोंग्स केम आफ्टर फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन एंड चकमास केम बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम द कप्ताई डैम 1960s में हुआ। ओके, चकमास चित्तगोंग ट्रैक्ट से आए थे। नाउ यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर बिल ये पास हो जाता है देन इट विल सर्व एज अ लीगल बेसिस फॉर लेजिटिमाइजिंग द क्लेम्स ऑफ चकमाज एंड हजोंग रेफ्यूजीज। तो अभी तो चकमा एंड हजोंग रेफ्यूजीज हैं, बट अगर एक बार बिल ये पास हो जाता है तो वो क्या बोलेंगे कि हम यहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, एंड उनका क्लेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ये बेसिकली बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं ऑल, तो ये बिल्कुल इनके क्लेम को लेजिटिमाइज कर देगा। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में चल रहा है। ओके, याद रखिएगा चकमा एंड हजोंग्स। मैंने आपको कप्ताई डैम का इशू बता दिया, कप्ताई डैम किस रिवर में बता दिया, कर्णफुली रिवर। ओके, ये भी याद रखेगा। चित्तगोंग ट्रैक्ट से आए थे, कप्ताई डैम 1960s में बन रहा था। तो ये सारे फैक्ट्स जानने जरूरी थे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया सेंटर को बिकॉज ऑफ द पिटीशन। एक पिटीशन है जिसने कि चैलेंज किया स्नूपिंग ऑर्डर को। तो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दिया था कि 10 जो एजेंसीज है, देयर आर 10 एजेंसीज जिनको कि जो कि स्नूप कर सकती हैं आपके कंप्यूटर्स को और आपके पर्सनल पीसीज को भी स्नूप कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। तो इसका एक अगेंस्ट एक पिटीशन डाला गया। वो पिटीशन क्या था बेसिकली कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। एंड आप सबको पता है कि 2017 में 9 जज बेंच बैठी थी जिसने कि एक जजमेंट दिया था विच अपहेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी देयर, एंड ये हमारा फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, उसके आगे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है ये। तो ऐसा ये पिटीशन में बोला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत नोटिस भी सर्व किया है। Now US will devastate Turkey's economy if Kurds are attacked। आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया था कि वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, मतलब सीरिया से अपनी ट्रूप्स को खींच लेंगे। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुर्स जो हैं उन्होंने असिस्ट किया था यूएसए को इन द फाइट अगेंस्ट ISIS। कुर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन द फाइट अगेंस्ट ISIS। तो यूएसए का ये कहना था कि हमारे आने के बाद टर्की इनको परेशान ना करे, टर्की इनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना करे। क्यों टर्की क्यों करता है? बिकॉज कुर्द जो है दे वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम टर्की एंड दे वांट टू फॉर्म कुर्दिस्तान।
तो कुर्द चाहते हैं कि टर्की से थोड़ा सा हिस्सा अलग हो जाए और वो कुर्दिस्तान बन जाए। तो बेसिकली इनको टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है टर्की में, टर्की के अंदर इनको टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है कुर्द्स को। एंड ये रीज़न है कि यूएसए को ऐसा लगता है कि जो उनके कुर्दिश मिलिशिया है उसको टर्की परेशान करेगा वंस यूएसए इज आउट। इसलिए यूएसए ने कहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो फिर हम आपको इकोनॉमिकली डिवास्टेट कर देंगे। दिस इज व्हाट यूएसए इज सेइंग। ओके, तो बस अपने को कुर्दिश और इंडिया, अमेरिका और टर्की का ये एंगल पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको अगर पता रहेगा तो आप अच्छे से डील कर सकते हैं, आपको कभी इंटरव्यू में फेस नहीं होगी दिक्कत। कोई किसी ने आपसे पूछ ले तो आप ये सारे आंसर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया विल अनवील इट्स एयर कार्गो पॉलिसी। कार्गो आप सबको पता ना क्या होता है। कार्गो बेसिकली गुड्स और फ्रीट जो आप कैरी करते हैं वो कहलाता है। जैसे जो मालगाड़ी रहती है ट्रेन्स में, वैसा ही वो सब चीजें आप कार्गो, एयर कार्गो के थ्रू भी ले जा सकते हैं। ओके, तो एयर कार्गो पॉलिसी विल बी द फर्स्ट एयर कार्गो पॉलिसी, इट विल बी द फर्स्ट एयर कार्गो पॉलिसी जो कि अनवील की जाएगी। और ये कहाँ अनवील की जाएगी? ये ग्लोबल एविएशन समिट में अनवील की जाएगी, ग्लोबल एविएशन समिट। एंड दिस विल बी द फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट जो कि मुंबई में होगा, फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट जो कि मुंबई में होगा। यहां पे बेसिकली एम क्या है? टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ एविएशन सेक्टर एंड बूस्ट द इकोनॉमी। तो एविएशन सेक्टर को फ्यूल करना है एंड इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसीलिए पहली एयर कार्गो पॉलिसी रिलीज की जाएगी। ये पहली एयर कार्गो पॉलिसी पहले ग्लोबल एविएशन समिट मीट में होगा, रिलीज किया जाएगा। ये ग्लोबल एविएशन समिट कहां होगा? ये मुंबई में होगा। रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। पॉलिसी क्या करेगी? प्रोवाइड द थ्रस्ट टू एयर कार्गो एंड टू बूस्ट द एविएशन सेक्टर एंड टू बूस्ट द इकोनॉमी। ये 3 एम है बेसिकली। उसी में जो यही आपका जो ग्लोबल एविएशन मीट है, ग्लोबल एविएशन समिट है, उसी में एक और विजन 2040 फॉर एविएशन सेक्टर भी रिलीज किया जाएगा। अब विजन 2040 डॉक्यूमेंट फॉर द एविएशन सेक्टर विल ऑल्सो बी अनवील्ड। उड़ान 3 चालू होने वाला है। उड़े देश का आम नागरिक ये स्कीम आप सबको पता है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और कम दामों पे ये फ्लाइट्स हैं जो कि आम आदमी के लिए बनाई जाएगी। विजन 2040 फॉर एविएशन सेक्टर ये भी रिलीज किया जाएगा ग्लोबल एविएशन समिट में, जो कहाँ होगा? मुंबई में होने वाला है। फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई में होने वाला है। विजन 2040 रिलीज किया जाएगा और इसके अलावा अनवील की जाएगी एयर कार्गो पॉलिसी। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस न्यूज आइटम में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, ध्यान दीजिएगा इन सब पे। मूव टू द नेक्स्ट पेज आइटम। ये पूरे स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई न्यूज नहीं है। ओपन एयर लैब टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब एक ओपन एयर लैब में बेसिकली ऐसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है इस लोकेशन का वो बिल्कुल इस तरीके से है कि वहां पे प्रॉपर्ली आप पता कर सकते हैं कि क्लाइमेट का क्या इफेक्ट हुआ है, क्लाइमेट चेंज का इन द ओशियंस एंड ऑल। ये लोकेशन है चिली के सेनो बेलेना में। ओके, याद रखिएगा द लोकेशन ऑफ दिस ओपन एयर लैब इज बेसिकली इन चिलीज, जो चिली आपके साउथ अमेरिका में आता है, सेनो बेलेना। ओके, रिमेंबर दिस प्लेस, सेनो बेलेना। इट्स द फियॉर्ड। ओके, इट्स अ फियॉर्ड एंड फियॉर्ड एक आप सबको पता है कि ग्लेशियर्स के जब पिघल जाते हैं उसके बाद ये इनलेट टाइप का जो बनता है वो फियॉर्ड कहलाता है। ओके, सो रिमेंबर दैट ऑल्सो। इट्स अ टर्म फ्रॉम ज्योग्राफी लैंडफॉर्म सेगमेंट। ये आपके ग्लेशियर से बनता है। ओके, फियॉर्ड, तो रिमेंबर दैट ऑल्सो। चिली के पेटागोनिया रीजन में आता है, ये जगह आती है एंड नाम है इसका सेनो बेलेना फियॉर्ड, सेनो बेलेना। ओके, यहीं पे लोकेशन है जो कि ओपन एयर की तरह, ओपन एयर लैब की तरह काम करती है एंड इट्स अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर जो कि बताता है कि हाउ द क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट द वर्ल्ड्स ओशियंस। तो उसको स्टडी किया जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स हार्म द एनवायरनमेंट, दिस इज व्हाट यूनाइटेड नेशंस इज सेइंग। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस बिगर देन एक्सपेक्टेड सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वेस्ट वाटर और टॉक्सिक केमिकल्स ये रिलीज करते हैं। जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट वाटर रिलीज करते हैं एंड उसके अलावा बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर जिसको कि ब्राइन बोलते हैं। ओके, ब्राइन निकाला जाता है। ब्राइन इज बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्टी वाटर सोल्यूशन, इसको ब्राइन बोला जाता है। और अगर नॉर्मल ओशंस में 3.5% अगर सैलिनिटी है तो वहाँ पे ब्राइन में 5% सैलिनिटी रहती है। तो यूएन बैक्ड स्टडी उसने कहा है कि जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो और ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं बाय रिलीजिंग दी सॉल्टी वेस्ट वाटर एंड टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द इन्वायरमेंट। ओके, तो ये स्टडी आप याद रखेगा। और ये किसको अफेक्ट करती है? बेसिकली दे इफेक्ट द फिशेज एंड ऑल। ओके, एंड इसमें क्लोरीन, कॉपर, इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो भी निकाले जाते हैं टॉक्सिक, और वो बहुत ज़्यादा जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू liked our video. Please do like and subscribe. Keep up the good work. Keep loving us. Keep sharing, subscribing us. Thank you and have a nice day.